सेशन लेके आए हैं सर। ठीक है, रोज तो हम हिंदू ही करते हैं, बट आज जो हमारा अलग सेशन है, जैसा कि आप जानते हैं कि बजट जो है ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, और बजट जो है बहुत लोगों को डिफिकल्टी होती है बजट समझने में। ठीक है, डिफिकल्टी होती है बजट समझने में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम स्टेप बाय स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप, ये हमारा दूसरा माइलस्टोन, ये हमारा तीसरा माइलस्टोन और ये हमारा चौथा माइलस्टोन। तो धीरे धीरे हम डिफरेंट डिफरेंट माइलस्टोन कवर करेंगे। एंड समझिए, इस क्लास के बाद या बजट की मेरे हिसाब से 2 से 3 क्लास होंगी। ठीक है, और इन क्लास के बाद कहीं ना कहीं बजट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुझे 1 मिनट दीजिएगा सर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बजट जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बजट को पढ़ने में समझने में बहुत लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो वही मैं आपका आज सोल्यूशन लेके आऊंगा। और ऐसा नहीं है बजट में क्या है मैं एकदम आपको पढ़ा के निकल जाऊंगा। मैं पूरा बेसिक्स, ठीक है, उसका इकोनॉमी से क्या रिलेवेंट है, इकोनॉमी के सब्जेक्ट में हम बजट कैसे पढ़ते हैं, दूसरा एडवांस तक पूरा का पूरा आपको मैं वो पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सर ये हूँ मैं, निशांत मनाली। ठीक है, अब मैं करेंटली जो है सीएपीएफ में एज असिस्टेंट सब ऑफिसर जो है सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, और ऑलरेडी हम लोग जो है अपनी हिंदू की क्लास हर रोज लेते हैं, तो प्लीज उसके साथ में जुड़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी आज हम पढ़ेंगे ये बजट प्रोफाइल, मतलब कि पैसा जैसे होता क्या है ना। चलिए पहले हम शुरुआत कर लेते हैं अलग चीजों से। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा सर। पहले क्या है ना, समझिए, ये मेरा घर है, या ये कह सकते हैं कि मेरा घर है। हम सोचते हैं ना कि मेरे घर, मेरा मान लीजिए मेरा घर ये है। अब मेरे घर में हम सोचते हैं कि यार इस महीने में पैसा यहाँ से आएगा। ठीक है, पैसा यहाँ यहाँ से आएगा। या मान लीजिए मेरे घर में एक बॉक्स है, या मान लीजिए मेरे घर में एक बॉक्स है, इस बॉक्स से हम पैसा निकालते हैं महीने में, और जो भी पैसा आता है हम इस बॉक्स पे डाल देते हैं। सिंपल सिंपल शॉर्ट में ये हो गया। ये मेरे घर में एक बॉक्स है, इस बॉक्स से ही हम पूरे अपने साल का खर्चा निकालते हैं। मानिए बैंक नहीं है, सिर्फ बॉक्स ही है, इस बॉक्स से ही हम पिछले पूरे साल का खर्चा निकालते हैं, और इस बॉक्स में ही जो भी इनकम आती है हम डालते हैं। ये मेरे मान लीजिए पापा की इनकम हो गई, मान लीजिए ये मेरी माँ की इनकम हो गई। ठीक है, ये मेरे भाई की इनकम हो गई। ठीक है, और मान लीजिए ये मेरी इनकम हो गई, ऐसा मान लेते हैं सर। तो हम चारों की इनकम हो गई। अब ये तो क्या हो गया, रेवेन्यू, ये कह सकते हैं रिसिप्ट, कहाँ से पैसा आ रहा है। लेकिन ये तो पैसा यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा यहाँ पर ऐड हो रहा है, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है। मान लीजिए ये हमने फूड में खर्च किया, ये हमने शॉपिंग में किया, ये हमने हॉलीडेज में किया। ठीक है, ये हमने किस में किया, मान लेते हैं ये हमने एजुकेशन में किया, मान लेते हैं ये हमने हेल्थ में किया। तो समझ पा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये जो जगह साइड है, ये हो जाएगा सर रेवेन्यू साइड। रेवेन्यू कह लेते हैं इसको, या हम इससे कह लेते हैं रेसिप्ट। रेसिप्ट मतलब हिंदी में होता है प्राप्ति। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये साइड क्या होगी, ये साइड होगी सर आपकी एक्सपेंडिचर, कि क्या क्या हम खर्चा कर रहे हैं उस पैसे से। ठीक है, तो आज हम बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बजट लाती है, उसमें डिसाइड किया करती है कि पैसा पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, और उसमें क्या डिसाइड करती है कि पैसा कहाँ कहाँ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब देखिए सर, दो चीजें हमारे पास होती हैं। ठीक है, दो चीजें हमारे पास होती हैं। 1 मिनट दीजिएगा, ये पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्लाइड में नहीं बताऊंगा, अपने हाथ से ही सब पढ़ा के बताऊंगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, अब समझिए सर, मैंने कहा बजट है। ठीक है, बजट में दो चीजें हो सकती है सर। एक हो सकती है सर आपकी रेसिप्ट्स, और दूसरी हो सकती है आपकी एक्सपेंडिचर। इसको हम और सिंपल में कर लेते हैं सर। ठीक है, इसको हम
और सिंपल में कर लेते हैं। रेसिप्ट्स जो आपकी होती हैं सर, वो दो टाइप की होती है। ये बताऊंगा कैसे कैसे होगा, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा आप याद रखिएगा। एक होती है रेवेन्यू रेसिप्ट्स और एक होती है आपकी कैपिटल रेसिप्ट्स। एक्सपेंडिचर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम रेसिप्ट्स वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। तो रेवेन्यू रेसिप्ट्स रेसिप्ट्स जो होती है प्राप्ति, ठीक है। देखिए मेरी हिंदी ठीक नहीं है, प्राप्ति की मैं छोटी की बड़ी की मैं छोटी की लगा देता हूँ, ठीक है। मेरी हिंदी थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा। रेसिप्ट्स जो होती हैं दो टाइप की होती हैं, रेवेन्यू रेसिप्ट्स और कैपिटल रेसिप्ट्स। अब सर बात आती है, सर ये आपने रेसिप्ट्स तो आपने कहा कि प्राप्ति कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, फिर आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड क्यों किया, रेवेन्यू और कैपिटल को? डिवाइड आपने क्यों किया है इसे? डिवाइड इसे किया है ना, रेवेन्यू रेसिप्ट्स वो होती है जिसमें नो लायबिलिटी, ठीक है, ओनली एसेट। अब ये आ गए टेक्निकल टर्म, जो जो इकोनॉमी को इसको अच्छी लगती है और जो पेपर पढ़ते हैं उनके लिए टर्म इजी है। अब जो नए लड़के हैं उनके लिए टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है या नया है। नो लायबिलिटी मतलब जब भी सरकार को ये रेसिप्ट्स ये पैसा मिलता है, तो सरकार पे आगे की जिम्मेदारी नहीं होती कि उसे ये वापस करनी है, पहली चीज। नो लायबिलिटी मतलब सरकार लायबल नहीं है इसको पे करने के लिए। इससे सिर्फ सरकार की आमदनी होगी, सरकार के एसेट्स बढ़ेंगे, एसेट्स मतलब सरकार की पूंजी बढ़ेगी, सरकार की पूंजी बढ़ेगी और सरकार की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। थोड़ा समझ में आया सर को? थोड़ा समझ में आप लोगों को आएगा, हाँ सर ये सर जो कह रहे हैं वो ठीक है। अब अब बात ये है कि ये रेसिप्ट्स कौन कौन सी हो सकती है। अब बात ये है कि सर ये रेसिप्ट्स कौन कौन सी हो सकती है। अब समझिए, अब आप खुद समझिए, अगर मैं क्या करता हूं, मैं सरकार को टैक्स देता हूं, जो सरकार टैक्स लेती है, क्या सरकार को टैक्स वापस करना है, या सरकार को कोई लायबिलिटी है कि वो टैक्स वापस करना है या उस टैक्स को वहीं पर ही खर्च करना है? मतलब सरकार पे कोई फर्दर लायबिलिटी नहीं है ना। सरकार को टैक्स मिल गया तो सरकार की जेब भरी है, भले ही बाद में वो उसको डेवलपमेंट के काम के लिए खर्च करे, लेकिन सरकार कोई लायबल नहीं है ना इस टैक्स के लिए। टैक्स मिला, बात खत्म। समझ रहे हैं? दूसरा क्या है, जो हमारा ये पीएसयूज होती है, ये जो प्रॉफिट कमाती है, ये सरकार को मिलता है, तो सरकार इसके ऊपर लायबल नहीं है। और सरकार जो है इसके ऊपर कह सकते हैं कि सरकार को कोई फर्दर उसको पे नहीं करना है। सरकार को मिल गया, बात खत्म, सरकार की एसेट बढ़ गई, ठीक है। और सर इसमें क्या हो सकता है, और बताइए इसमें क्या हो सकता है, आप बताइए इसमें और क्या क्या हो सकता है। पीएसयू ने प्रॉफिट दे दिया, इसके अलावा फीस हो गई या कोई फाइन हो गया। कोई फीस या फाइन लगती है सर, मानिए ट्रैफिक पुलिस ने हम पे फीस या फाइन लगा दिया, तो वो भी तो राजकोषी हमारे उसमें जाएगा, राजकोष में। तो क्या गवर्नमेंट लायबल है उसको पे करने के लिए? नहीं। फीस लगी, चले गया, खत्म हो गई बात। समझ रहे हैं? तो ये जो कुछ चीजें है ना सर, ये बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट लायबल नहीं है इसको पे देने में। ये सिर्फ क्या है, सरकार को मिल गया, बस बात खत्म। तो आई गेस हल्का आपको थोड़ा सा तो आइडिया आया होगा कि रेवेन्यू रेसिप्ट्स क्या होती है। चलिए फिर हम आते हैं कैपिटल रेसिप्ट्स में। अब सर कैपिटल रेसिप्ट्स पता है क्या होती है? कैपिटल रेसिप्ट्स कुछ नहीं होती है, इसमें क्या होता है, हमारे एसेट कम होते हैं और हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। बिल्कुल इसका अपोजिट। अब देखिए कैसे एसेट्स हमारे कम कैसे होंगे। अगर मैं क्या कर दूं, मैं डिस इन्वेस्टमेंट कर दूं। इस बार के बजट में ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अगर मैं कोई भी सरकारी संपत्ति को बेच दूं, अगर मैं कोई भी, मानिए मेरी एयर इंडिया है, ठीक है, एग्जांपल दीजिए, एयर इंडिया है, ये गवर्नमेंट है, इसको मैंने बेच दिया, मान लीजिए इसको मैंने सेल कर दिया। किसे कर दिया? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं नहीं खरीद लिया, निशान ने खरीद लिया एयर इंडिया। इन शॉर्ट क्या हो गया, ये प्राइवेट हो गई। प्राइवेट हो गई तो ये सरकार ने इसे दे दिया, और सरकार को क्या मिलेगा सर? सरकार को पैसा मिलेगा। सरकार को एयर इंडिया बेच के पैसा मिलेगा, लेकिन सरकार ने क्या किया है, अपना एसेट किसे बेच दिया है? मुझे। तो ये तो प्राइवेट हो गया, लेकिन उसके बदले सरकार को क्या मिला? पैसा मिला। तो देखिए रेसिप्ट्स तो है, पैसा तो मिल रहा है सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के एसेट कम हो रहे हैं। तो पहला क्या हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब सर दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, हम बोरो करते हैं।
उधार लेते हैं। जब मैं हूँ, ठीक है, और ये मेरा दोस्त है, मैंने अपने दोस्त से जो है पैसे बोरो किए, मान लेते हैं मैंने अपने दोस्त से पैसे बोरो किए। अब मैंने अपने दोस्त से जब पैसे बोरो किए, इस समय तो मेरे पास पैसा आ गया, ये तो मेरी रेसिप्ट हो गई, पैसा आ गया। लेकिन सर जी, कल मैंने ये पैसा वापस भी तो करना है, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई ना। समझ रहे हैं, मेरी लायबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई ना कि मुझे कल इसको ये पैसा जो है वापस करना पड़ेगा, ब्याज के साथ में। समझ रहे हैं? तो क्या हो गया, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। बोरो करने से क्या होता है, मेरी लायबिलिटी बढ़ जाती है। सर तीसरा क्या होता है, तीसरा सर आपका होता है क्या, मान लीजिए हम कोई उधार रीपे कर रहे हैं, उधार को हम रीपे कर रहे हैं, ठीक है, उधार को रीपे कह सकते हैं या हम कह सकते हैं, एक मिनट दीजिएगा, उधार को रीपे करेंगे अगर हम उधार को रीपे करेंगे सर, तो क्या होगा, हमारा एसिड तो कम होगा, ये तो हमारा एसिड ही था, पैसा था हमारे पे, हमने उधार रीपे कर दिया, तो हमारी एसिड क्या होगी, हमारी एसिड कम होगी। समझ रहे हैं? तो इस चीज को अब मैं एक अच्छे से फॉर्मेट में एक लिखता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही बच्चों का खेल होने वाला है, 1 से 2 मिनट में। हमने क्या पढ़ा, हमने बजट पढ़ा। बजट में कहा सर हमने, एक तो होती है रेवेन्यू साइड, और सर दूसरी होती है एक्सपेंडिचर साइड। अभी हमने एक्सपेंडिचर की बात ही नहीं की, हमने बात की सर रेवेन्यू की। फिर हमने कहा सर रेवेन्यू दो टाइप में हमने डिवाइड कर दिया, एक होता है रेवेन्यू रेसिप्ट, एक होती है कैपिटल रेसिप्ट। ठीक है, ये हमने कह दिया। हमने कहा सर जो रेवेन्यू रेसिप्ट होती है, उसमें क्या होता है, उसमें जो एसेट होते हैं वो बढ़ते हैं, और लायबिलिटी जो होती है वो नहीं होती है। इसे उल्टा है, इसमें जो है एसेट कम होते हैं, और जो लायबिलिटी है सर वो क्या होती है, वो भी बढ़ती है। समझ रहे हैं? इतना आपको समझ में आ गया सर? आ गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट दीजिएगा सर। अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा, एसेट कम हो गई और लायबिलिटी बढ़ गई, यहाँ एसेट बढ़ गई और लायबिलिटी जो है वो कम हो गई। समझ रहे हैं? चलिए, ये दो चीजें हमारी सर बिल्कुल हो चुकी हैं। ठीक है, अब हमने एग्जांपल दिया रेसिप्ट का, क्या है, जो चीजें सरकार को मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल सरकार ने फाइन लगा दिया, सरकार की वो हो गई, क्या हो गई, एसिड बढ़ गया, पैसा मिल गया सरकार को। या तो सरकार को किसी पीएसयू ने, या सरकार को किसी पीएसयू ने जो है डिविडेंड दे दिया, या सरकार को किसी पीएसयू ने जो है डिविडेंड दे दिया है, प्रॉफिट दिया है, सरकार को वापस तो नहीं करना है ना, तो वो सरकार की लायबिलिटी हो गई। समझ रहे हैं? तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े। वेर एज कैपिटल असेट्स क्या होती है सर, इसमें हमारे एसेट्स कम होते हैं और लायबिलिटी जो है बढ़ जाती है। अब सर एसेट कैसे कम किया हमने, हमने कहा हमने किसी सरकारी संपत्ति को बेच दिया, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमें पैसा मिल रहा है बेचने के बाद, लेकिन क्या हो रहा है, हमारी सरकारी सरकारी संपत्ति जो है वो तो प्राइवेट हाथों में जा रही है ना, तो हमारा क्या है, एसेट्स हमारे कम हो रहे हैं और हमारी लायबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। इतने डिस इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, सिर्फ हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं। ठीक है, बोरो कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा और मैं इनको अभी क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा और मैं इस चीज को अभी आपको और डीप में ले जाऊंगा। ठीक है, आई गेस यहां तक समझ में आया होगा सर आपको? ठीक है, आई गेस यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब रसिप्ट जो होती है ना सर, रसिप्ट भी हमने कहा सर दो तरह की होती है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स क्या हो गया सर, ये तो इजी चीज है, बताऊंगा नहीं आपको। कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, ये टैक्स की रसिप्ट है। टैक्स गवर्नमेंट को हम पे करते हैं, गवर्नमेंट कोई लायबल नहीं है इसको वापस करने के लिए। और सर नॉन टैक्स क्या हो गया, आप बताइए। डिविडेंड हो गया, जो कंपनी दे रही है सर, फीस लगा दी सर कुछ हमने, वो मिल रहा है सर हमें। ठीक है, इसके अलावा सर क्या है, मानिए हमने कहीं लोन दिया है, मान लेते हैं कि हमने किसी को लोन दिया है, वो हमें इंटरेस्ट पे कर रहा है। मानिए किसी को हमने लोन दिया है, वो हमें इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो हमारी लायबिलिटी कुछ नहीं कम हो रही है, हमारे सिर्फ एसेट बढ़ रहे हैं। तो ये नॉन टैक्स हो गया। समझ में आ गया? पहले भी हमने रेवेन्यू रेसिप्ट जब पढ़ा था, तो हमने कहा था सर टैक्स से आएगा, डिविडेंड आएगा, फीस आएगी, इंटरेस्ट आएगा। लेकिन क्या है ना सर, अब हमने डिवाइड कर दिया कि टैक्स और नॉन टैक्स दो रेसिप्ट होती हैं, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू रेसिप्ट। जिसको समझ में नहीं आ रहा है,
थोड़ा बने रहिए, क्योंकि जैसे ही मैं चार्ट खोलूंगा पिक्चर पूरी की पूरी क्लियर होने वाली है। ठीक है। दूसरा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स। ये भी दो टाइप की होती है। कैपिटल रिसिप्ट्स जो है ये भी आपका दो टाइप की होती है। एक होती है डेप्थ, दूसरी होती है नॉन डेप्थ। डेप्थ क्या होगा सर? एक होती है डेप्थ और दूसरी क्या होती है सर? दूसरी होती है आपकी नॉन डेप्थ। डेप्थ क्या है? मतलब हम बोरो कर रहे हैं। डेप्थ क्या है? मतलब हम बोरो कर रहे हैं। या तो हम हो सकता है कि हम एक्सटर्नल बोरो कर रहे हैं, या हम इंटरनली इंटरनली जो है इंडिया में बोरो कर रहे हैं बॉन्ड इशू करके, आरबीआई के द्वारा, ट्रेजरी बिल के द्वारा, या हम बाहर से बोरो कर रहे हैं, आईएमएफ से बोरो कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से बोरो कर रहे हैं। तो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा है सर नॉन डेप्थ। नॉन डेप्थ क्या है? हम उधार नहीं ले रहे हैं। नॉन डेप्थ मतलब क्या है कि हम उधार नहीं ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? निवेश। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिनिवेश कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं डिस इन्वेस्टमेंट। तो उससे क्या होगा? पैसा आएगा, लेकिन हम बोरो नहीं कर रहे हैं, उधार में नहीं आ रहे हैं। हमने इन्वेस्टमेंट किया, अपनी चीजें बेची, पैसा लिया। घर पे जो है मेरे पैसा खत्म हो गया है, या तो मैं ऐसा करूं, जब घर में पड़ा है सोना तो कहीं को रोना, मैं सोने को ले जाऊं, बाहर जाके बेच दूं, उससे पैसा आ जाएगा। मेरा उधारी तो नहीं आई ना, जो मेरा सामान था मैंने बेच दिया, उसके बदले मुझे पैसा मिल गया, लेकिन मैं उधारी में नहीं आया। वेरिन अगर मैं क्या सोचता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार बहुत उधार उधार हो गया है, घर पे पैसा चाहिए, मैं बाहर जाऊंगा एक साहूकार पे, बोलूंगा भाई मुझे पैसे चाहिए उधार पे। वो बोलेगा भाई आपको पैसे दूंगा मैं 15% पे। मैं कहूंगा हाँ ठीक है लाओ दे दो। तो क्या होगा? अल्टीमेटली क्या है? मैं बोरो कर रहा हूँ, तो बोरो से क्या होगा? मेरा डेप्थ बढ़ेगा। लेकिन नॉन डेप्थ में क्या होगा? मैं अपनी चीजें जाके बेच दूंगा, साहूकार मुझे कल परेशान नहीं करेगा कि पैसे दो पैसे दो। डिसइन्वेस्टमेंट हो गया सर। और दूसरा क्या कर रहा हूँ सर मैं? जो उधार है उसको रीपे कर रहा हूँ। ठीक है। तो आई गेस ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चार्ट को और क्लियर वे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और क्लियर वे में। इस क्लास के बाद जब आप यहाँ से जाएंगे तो मैं श्योर हूँ इस बजट में प्रोफाइल को जानने में आपके मन में कोई भी शंका नहीं होने वाली है। ठीक है। ये है बजट। हमने बात की अभी रेवेन्यू की। रेवेन्यू में पढ़ा सर हमने रेवेन्यू रिसिप्ट, और सर हमने पढ़ा कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने क्या पढ़ा? सर एक है टैक्स, और सर एक है नॉन टैक्स। समझ रहे हैं? एक है टैक्स, एक है नॉन टैक्स। कैपिटल रिसिप्ट में सर क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा एक है डेप्थ और एक है नॉन डेप्थ। इतना समझ में आया सर आपको? इतना समझ में सर आपको आया या नहीं आया? चलिए, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सर, अब एक बार ये भी देख लेते हैं, ये इस बार का बजट है। ठीक है। अब देखिए सर, यहाँ पर देखिए बजट का साइज देखिए सर क्या है। बजट का साइज है 34 लाख करोड़। ठीक है। हमने अभी एक्सपेंडिचर साइड नहीं पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है अभी रेवेन्यू साइड। हमने क्या पढ़ा है सर अभी? हमने पढ़ा है रेवेन्यू साइड। अब रेवेन्यू में हमने क्या पढ़ा सर, आप बताइए। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या होती है? एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है। यहाँ पर डालते हैं रेवेन्यू। ठीक है। और दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है। रेवेन्यू भी दो होता है सर, टैक्स और नॉन टैक्स। तो पहले रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये तो कैपिटल हो गई, हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? टैक्स, टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। ये मेरे गोले देखिए, टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रेसिप्ट्स, या रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है। ये यहां से हम लाइन खींच देते हैं। ठीक है। ये है रेवेन्यू का पार्ट। ठीक है। मतलब कैपिटल, ये है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और ये क्या है? ये है कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है। तो चलिए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में सर क्या था? टैक्स और नॉन टैक्स। ये है टैक्स और ये क्या है? ये नॉन टैक्स है। अब देखिए टैक्स कहां कहां से आ रहा है। जीएसटी हो गया, कस्टम्स हो गया, एक्साइज हो गया, टैक्स ऑन इनकम हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया। समझ रहे हैं? टैक्स ऑन यूनियन टेरिटरीज हो गया। ये हमारे टैक्स है, और इस टैक्स को कंबाइन किया, और फिर जैसा आप जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से 41% जो है किसे देना है टैक्स? वो देना है हमने स्टेट को।
तो स्टेट का जो है 41% हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर जितना हमारा नेट टैक्स बचा है जो कि है 15 लाख करोड़ के आसपास, ये हमने किसे दे दिया, ये हमने दे दिया किसे, ये दे दिया हमने स्टेट को, मतलब सॉरी सेंटर के बजट में आ गया। तो 15 लाख करोड़ आया हमारा टैक्स से, और नॉन टैक्स से देखिए सर कितना आया, नॉन टैक्स से आया आपका 2 लाख करोड़, लगभग 2.5 या 3 लाख करोड़ मान लीजिए। नॉन टैक्स से आया 3 लाख करोड़, और टैक्स से आया आपका 16 लाख करोड़ मान लीजिए। टैक्स से आया 16, नॉन टैक्स से आया 3। और नॉन टैक्स में कहाँ कहाँ से आ रहा है, देखिए हमने कहा डिविडेंड और प्रॉफिट हो गया, हमने किसी को लोन दिया जो उससे इंटरेस्ट आ रहा है वो है, और बाकी सब चीजें हैं जैसे फीस हो गया, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास टैक्स से कितना आ रहा है, हमारे पास टैक्स से कितना आ रहा है, हमारे पास टैक्स से कितना आ रहा है, टैक्स से आ रहा है 15.45, टैक्स से आ रहा है 15.45। नॉन टैक्स से कितना आ रहा है 2.43, नॉन टैक्स से कितना आ रहा है 2.43। ठीक है, समझ में आया सर आपको इतना, नॉन टैक्स से कितना आ रहा है 2.43, टैक्स से कितना आ रहा है 15.45। ठीक है, तो सर टोटल कितना हो गया, तो सर बात करते हैं टोटल कितना हो गया, टोटल कर लेते हैं सर इसे, टोटल करिएगा सर, मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, आई गेस आप लोगों की मैथ अच्छी होगी। एक बार मैं टोटल कर लेता हूँ इसे, एक मिनट दीजिएगा। टोटल है इसका 15.45 प्लस 2.43, इसका टोटल है सर, इसका टोटल है 17.88। तो ये 17.88 जो है ये आपका हो गया रेवेन्यू रेसिप्ट, जो कि कंबाइन करता है टैक्स और नॉन टैक्स को। ठीक है, समझ में आ गया टैक्स कहाँ से आया और नॉन टैक्स कहाँ से आया। तो सर रेवेन्यू रेसिप्ट हमारी कितनी हो गई, वो होगी 17.88। चलिए ठीक है, तो रेवेन्यू रेसिप्ट हमारी कितनी हो गई, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, और ऐड करके ये आया हमारा 17.88। चलिए सर ये भी हो गया सर। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं सर दूसरे में, दूसरे में क्या है, रेसिप्ट हो गया। हम आगे कैपिटल में। कैपिटल रेसिप्ट दो टाइप की होती है, एक होती है डेप्थ, एक होती है नॉन डेप्थ। अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले, एक होती है डेप्थ, एक होती है नॉन डेप्थ। ठीक है, तो सर क्या है, डेप्थ जो है, जो डेप्थ है आपकी, डेप्थ मतलब उधार। अब देखिए ये है हमारी कैपिटल रेसिप्ट, डेप्थ कौन सी है, ये है डेप्थ, और ये है नॉन डेप्थ। डेप्थ कहां से आएगी, उधार जो हम लेंगे, उधार जो हम मार्केट से लेंगे, या तो हमने मार्केट लोन ले लिया, या हमने कहीं और से लोन ले लिया एक्सटर्नली और इंटरनली। तो डेप्थ सर कितनी हो गई, 15.07 लाख करोड़। डेप्थ कितनी हो गई, 15.07 लाख करोड़। नॉन डेप्थ कौन सी होती है, या तो हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, या उधार रीपे करते हैं। समझ में आ गया, तो नॉन डेप्थ क्या हो गई, जिसमें हमने उधार नहीं मांगा, हम अपना जो आइटम है वो बेच रहे हैं, बेच रहे हैं तो फर्दर लायबिलिटी हमारी नहीं हुई, लेकिन हमारे एसेट्स जो है वो घट गए। मैंने घर बेच दिया, घर तो मेरा एक एसेट था, घर मेरा बिक गया लेकिन पैसा तो आ गया, तो ये नॉन डेप्थ है। डेप्थ है 15.07। ठीक है, डेप्थ है आपका, एक मिनट दीजिएगा, डेप्थ है आपका 15.07। ठीक है, और नॉन डेप्थ है आपका, नॉन डेप्थ सर कितना था, देखिए नॉन डेप्थ था 1.88, नॉन डेप्थ था 1.88। इसको सर आप ऐड करिए एक बार, इसका ऐड करिए 15.07 प्लस 1.88, कितना हो गया सर, ये हो गया 16 पॉइंट कितना 95, कितना हो गया 16.95। और इसमें जो है आप ऐड कर दीजिए क्या, 17.88 जो हमारा रेवेन्यू रेसिप्ट था। तो कितना हो गया आपका, रेवेन्यू पे कितना आ गया 34.83। इन शॉर्ट, जो मेरे घर का डब्बा है, मेरे घर के डब्बे में दो चीजें आ रही है, एक आ रही है रेवेन्यू रेसिप्ट्स, दूसरी आ रही है कैपिटल रेसिप्ट्स। रेवेन्यू रेसिप्ट्स में मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक टैक्स, दूसरा नॉन टैक्स। कैपिटल भी दो पार्ट में जाती है, एक डेप्थ और नॉन डेप्थ। और ये डब्बा मेरा कितने का बन गया घर में, जिससे पैसे निकालूंगा मैं, वो बन गया 34.83 लाख करोड़। ये यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका हो गया बजट 34.83 लाख करोड़। तो बजट में पैसा कहाँ से आया,
ये तो आई गेस आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये तो आई गेस आपको क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं कहां पर? एक्सपेंडिचर साइड। रेवेन्यू पढ़ लिया हमने, अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर साइड। चलिए, सबसे पहले अपनी पीपीटी में आ जाते हैं। रेवेन्यू पढ़ लिया, अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। चलिए, एक मिनट दीजिएगा, समय दीजिएगा। चलिए, अब अभी तक क्या हुआ है? अभी तक हमने पढ़ा है बजट। बजट में हमने पढ़ा है सर, एक तो होता है रेवेन्यू साइड, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, समझ रहे हैं? एक होता है रेवेन्यू साइड, एक होता है एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली इसे हम कहते हैं, जैसे ये हमने पढ़ा, ठीक है, रेवेन्यू साइड, और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, अब रेवेन्यू भी क्या है हमने पढ़ा, ये हम बाद में पढ़ेंगे। रेवेन्यू भी क्या है? दो टाइप की होती है सर। एक होता है रेवेन्यू रेसिप्ट्स, एक होता है कैपिटल रेसिप्ट्स। एक होता है रेवेन्यू रेसिप्ट्स, एक होता है कैपिटल रेसिप्ट्स। रेवेन्यू कहाँ से आता है सर? ये आता है टैक्स से, और ये आता है नॉन टैक्स से। ठीक है, कैपिटल कहाँ से आता है? डेब्ट से, और दूसरा कहाँ से आता है? नॉन डेब्ट से। ठीक है, और टोटल कितना बना हमारा बजट? ये बना 34.83 लाख करोड़। ठीक है, ये कितना कितना था ये भी लिख लेते हैं सर। ये जो थे कितने कितने थे ये भी लिख लेते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। रेवेन्यू रेसिप्ट थे आपकी 15.45, टोटल कितना था? 17.88। रेवेन्यू था टोटल कितना था? 17.88, और कैपिटल रेसिप्ट टोटल कितना था आपका? 16.95। कितना था? 16.95। इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक डेप्थ, एक नॉन डेप्थ। डेप्थ था आपका अराउंड 15, डेप्थ था आपका अराउंड 15, और नॉन डेप्थ था 1.88। नॉन डेप्थ था 1 पॉइंट नॉन डेप्थ था आपका 1.88। ठीक है, टैक्स था आपका टैक्स था आपका 15.45 और 2.43। ठीक है, ये था आपका 15.45 एंड 2.43। अब समझिए, ये क्या है? हमारा पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। अब मैं कहूँ ये मेरा घर है, मैंने कहा ये मेरे पापा की इनकम है, ये मेरे मम्मी की इनकम है, ये मेरे भाई की इनकम है, ये मेरी इनकम है। फिर कुछ पार्ट जो है घर का इनकम का, या कुछ पार्ट जो है जो घर में खर्चा होगा, उसका कुछ पार्ट जो है हमने उधार लिया है। और इस केस में देखिए, अगर हमारा बजट 34.83 का बजट है, तो इसमें से अराउंड 15 लाख करोड़ क्या है? वो लोन है। समझ रहे हैं? तो लगभग बजट कितने का हो गया? लगभग अगर माइनस करते हैं, लगभग कितना आता है? 19 लाख करोड़। इन शॉर्ट, हमारा बजट जो है वो 19 लाख करोड़ का है। 15 लाख करोड़ तो सर आपका लोन आया है। समझ रहे हैं? 15 लाख करोड़ जो है सर वो लोन आया है। बाकी 34 लाख करोड़ जो बजट है हमारा टोटल, उसमें से 15 लाख करोड़ जो है सर लोन ही आया है। ये उधार है सर, जो हम बाहर से ले रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, जैसे जैसे आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये उधार लेना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी पिछली जो गवर्नमेंट है, इतना उधार बढ़ चुका है सर। मैं कहीं पर ही एक बार दीजिएगा, मैं कहीं पर ही स्टडी कर रहा था कि अगर हम लोग अपना उधार पूरे इंडिया में 135 से ऊपर आबादी है, इंडिया में 135 करोड़ से ऊपर आबादी है। अगर जो हमारा उधार है, जो अप्रोक्सीमेटली हमारी जीडीपी का जो है 15% है, ठीक है, अगर मैं उसको, सॉरी, जीडीपी का 122% जो है क्या है? उधार है हमारे ऊपर। और अगर मैं इसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करूं, तो समझिए हर एक आदमी पे, इंडिया के हर एक नागरिक पे, इररिस्पेक्टिव वो कौन सी जात का है, इररिस्पेक्टिव उसकी क्या कौन सी लाइन का है, पॉवर्टी या नॉन पॉवर्टी, इररिस्पेक्टिव वो किस जगह का है, इंडिया के हर एक आदमी पे अप्रोक्सीमेटली 90,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन आएगा, या उधार आएगा, अगर मैं अपना टोटल लोन जो कंट्री का है वो बांटता हूँ। आई गेस समझ में आया आपको क्या कहा मैंने? रुकिएगा। समझ रहे हैं? तो हर एक व्यक्ति पे अराउंड 90,000 से 1 लाख का लोन आएगा, अगर हम डिवाइड करते हैं। चलिए,
अब टाइम समय ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है? आगे ये होता है, आई का नियम यहाँ करते हैं। तो बजट हम पढ़ लेते हैं, कलर ठीक नहीं है, एक मिनट दीजिएगा। बजट हम पढ़ लेते हैं, हमने रेवेन्यू पढ़ लिया, हम आते हैं एक्सपेंडिचर। सर देखिए, एक्सपेंडिचर जो है ना, एक्सपेंडिचर आपका दो तरह का होता है। सर पहले था सीन कि एक्सपेंडिचर भी ऐसी होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सरकार ने चेंज कर दिया है। एक्सपेंडिचर जो है सर दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्कीम, जो एक्सपेंडिचर हम करेंगे किसमें, स्कीम्स में। और दूसरा होता है TEO, ट्रांसफर एस्टेब्लिशमेंट्स और अदर्स। ठीक है, पहले स्कीम में एक होती है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम और दूसरी होती है सेंटर सेक्टर स्कीम। ठीक है, दो चीजें होती हैं, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम स्कीम और दूसरी होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंटर स्पॉन्सर्ड में क्या होता है ना, थोड़ा पार्ट, थोड़ा पैसा स्टेट देता है और थोड़ा सेंटर देता है। थोड़ा पैसा स्टेट देता है, थोड़ा पैसा सेंटर देता है, और इसको एग्जीक्यूट करता है कौन, स्टेट। सेंटर सेक्टर स्कीम, स्पॉन्सर्ड में मैंने SP लिख दिया है। सेक्टर स्कीम में क्या होता है, सेंटर ही पैसे देगा और सेंटर ही इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये इसमें अंतर है, समझ में आया? हम पहला खर्चा करते हैं स्कीम्स में। स्कीम्स होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसके जिसके तहत खर्चा जो होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपस में डिवाइड करती है, और इस स्कीम को रिस्पेक्टिव स्टेट्स जो है वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। वेर एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम CSC, सेंट्रल सेक्टर स्कीम CSS, तो इसमें क्या है, इसमें सेंटर ही पूरा पैसा, सेक्टर स्कीम में क्या होता है, सेंटर ही पूरा पैसा देगा और सेंटर जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आया आपको? चलिए, जैसे कुछ एग्जांपल दे देते हैं आपको सेक्टर स्कीम की, कुछ एग्जांपल दे देते हैं आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम की जो सेंटर ही लागू करता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी मान लीजिए सब्सिडी होती है, सब्सिडी कौन देता है, सेंटर देता है। फ्यूल, पेट्रोल, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, समझ रहे हैं, पेट्रोल, फर्टिलाइजर्स, फूड, फूड, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोल। ठीक है, दूसरा क्या होता है सर, कोई भी स्कीम है, जनरल सर्विस हो गई, सोशल सर्विस हो गई, इसको सेंटर ही एग्जीक्यूट करता है, समझ लीजिए बस। भाई बाकी चार्ट में सारा आ जाएगा। दूसरा क्या है, ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या है ना, ये वो ट्रांसफर है जो कि फाइनेंस कमीशन कहता है कि राज्यों की लोकल बॉडीज, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है, फाइनेंस कमीशन कहता है राज्यों की लोकल बॉडीज को जो ट्रांसफर करता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो आपने राज्यों की लोकल बॉडी को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन राज्यों को ट्रांसफर कहाँ किया हमने? तो अगर किसी ने, मेरे भाई ने ध्यान दिया, तो जब यहां से हमारा जो टोटल टैक्स रेवेन्यू था वो था 27 लाख करोड़, इसमें से हमने 6-6.5 लाख करोड़ जो है वो पहले ही जो है स्टेट को दे दिया है, और ये हम अपने रेवेन्यू में नहीं गिनते हैं। समझ में आया आपको? चलिए, तो अभी क्या है, राज्यों को कितना देना है ये फाइनेंस कमीशन बताएगा। दूसरा क्या है, एस्टेब्लिशमेंट से। सर बड़ी इजी वे से बता रहा हूं मैं आपको। एस्टेब्लिशमेंट में क्या है सर, कोई भी चीज, सैलरी हो गई सर आपकी, ठीक है, सैलरी हो गई, अलाउंस हो गया, पेंशन हो गया, कोई भी चीज जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, सैलरी, पेंशन, अलाउंस, बोनस, ये सब जो है एस्टेब्लिशमेंट में आ गया, वो चीज जो सरकार के द्वारा स्थापित की गई है और सरकार उसकी केयर कर रही है। तीसरा क्या है सर, अदर्स। और पैसा हम कहाँ दे रहे हैं, और पैसा हम कहाँ दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, जो मैंने बताया ना आपको कि हमारे GDP पे जो है जो हमारे GDP पे जो है 122% का जो है उधार हो गया है, तो बेटा जी इस उधार के ऊपर हम इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे ना, इस उधार के ऊपर हम इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं।
अदर्स पे क्या है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी पीएसयू है, उसको हम पैसा दे रहे हैं। बहुत सारी पीएसयू है कमा के देती हैं, लेकिन बहुत सारी एयर इंडिया जैसी पीएसयू है जो कि नुकसान में चल रही है। दिन के 30 करोड़ का नुकसान उसे होता था एक टाइम पे, जब मैंने पढ़ा था उसके बारे में, डिटेल रिसर्च की थी। रुकिएगा सर। देखिए, अब एयर इंडिया जो है, तो ये पीएसयू को हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो हम किसी को भी पैसे, कोई रेगुलेटर है उसको पैसे दे रहे हैं। बाकी जितना भी हम दे रहे हैं वो किस में आता है, अदर्स में आता है। अब इस चीज को बड़े प्यार से ही हम चार्ट में समझ लेंगे और हमारा चार्ट टोटल क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एक होता है स्कीम एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है टीईओ। स्कीम में क्या हो गया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई, जो पूरी की पूरी सेंटर एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कर रही है। दूसरी होगी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, दूसरी होगी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो सेंटर पूरी एग्जीक्यूट कर रही है, उसमें क्या आएगा, जनरल सर्विसेज हो गई सर, इकोनॉमिक सर्विसेज हो गई सर, सब्सिडी सर आपका आ गया, एक बार सोशल सर्विस आ गई सर आपकी, अदर्स आ गया, समझ रहे हैं। तो ये इतना हाई फाई नहीं है। वो स्कीम, स्कीम के बारे में ही पढ़ेंगे, कौन कौन सी स्कीम आई हैं इसके बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जिसमें जो है आपका क्या होता है, सारा का सारा पैसा जो है सेंटर देता है और उसको एग्जीक्यूट भी जो है सेंटर ही करता है। दूसरा क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। पैसा सेंटर और स्टेट दोनों मिलके देते हैं, लेकिन इसको एग्जीक्यूट जो है कौन करता है, स्टेट करता है। ये भी दो टाइप की होती है, कोर स्कीम और कोर ऑफ द कोर स्कीम। इन स्कीम के बारे में पढ़ेंगे आगे, ये इसके लिए अलग डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है। बाकी समझ लीजिए, अभी इसमें जो है पैसा बढ़ता है स्टेट और सेंटर के बीच में। इतना समझ में आ गया, ठीक है। टीईओ, ट्रांसफर। फाइनेंस कमीशन ने कहा जो ट्रांसफर करना है स्टेट्स को, सॉरी लोकल बॉडीज को, 2.21। इसके अलावा जो अदर ट्रांसफर्स होते हैं, जिससे हम कहते हैं स्पेशल ग्रांट मिलती है किसी स्टेट को, या किसी स्टेट पे जो है रेवेन्यू कम आया है उसे ग्रांट मिलती है, तो ये अदर्स जो है उसमें आता है। फाइनेंस कमीशन की ग्रांट जो है वो ये है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा एस्टेब्लिशमेंट, मतलब हम, ये एस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या है, सैलरी दे रहे हैं, मतलब क्या है, पेंशन निकल रही है, और अदर जो अन्य चीजें होती हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, अदर एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं हम, जो हमने लोन ऑलरेडी लिया है उस पर हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। कोई ऑटोनोमस बॉडी है उसको हम कुछ पैसा दे रहे हैं, और अदर्स कोई ऐसी संस्था है जैसे एयर इंडिया टाइप की जो कि लॉस में चल रही है, उसे हम पैसा दे रहे हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, अब देखिए स्कीम एक्सपेंडिचर में कितना खर्च हो रहा है, 14.33 लाख करोड़। स्कीम एक्सपेंडिचर में कितना खर्च हो रहा है, स्कीम में कितना खर्च हो रहा है, 14.33 लाख करोड़। उसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कितना खर्च हो रहा है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में खर्च हो रहा है 3.81 और सेक्टर में हो रहा है 10.52, ठीक है। 3.81, 10.52, इनको आप ऐड करिएगा, ये आ जाएगा। ट्रांसफर, एस्टेब्लिशमेंट और टीओ में कितना खर्च हो रहा है, 20.50। कितना खर्च हो रहा है, 20.50। इसको हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन ठीक है, जिसमें कि ट्रांसफर जो है, जो फाइनेंस कमीशन कहता है वो है 4.29 लाख करोड़। एस्टेब्लिशमेंट है 6, एस्टेब्लिशमेंट है आपका 6 लाख करोड़, यह है 4.29, ठीक है। इसके अलावा अदर्स में कितना ट्रांसफर कर रहे हैं हम, अदर्स में कर रहे हैं 10.12। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट है, हम इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 8.1। अब इतना आपने देख लिया, इन दोनों को ऐड करते हैं 14.33, इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, एक मिनट दीजिएगा, ऐड मैं कर रहा हूं कैलकुलेटर में। 14.33 प्लस 20.50 कितना आ गया सर, ये आपका आ गया 34.83। और बजट कितना था हमारा, 34.83 का ही था। जितना पैसा आया उतना हमने खर्च किया। आई गेस थोड़ा दिमाग में घुसा, आपके आपके दिमाग में थोड़ा सा घुसा सर, क्या हो रहा है, मतलब बस्ती में क्या चल रहा है, सीन क्या है, या बस ऊपर से जा रहा है, बताइए। आई गेस इतना आपको समझ में आया होगा सर, मैं पूरी मेहनत से बता रहा हूँ आपको, और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आना चाहिए। अब आखिरी बार, एक बार हम पूरी टाइमलाइन खींच लेते हैं, एक बार हम पूरी टाइमलाइन खींच लेते हैं, और जहां से हमने टाइमलाइन खींच ली
बस हमारा पूरा ये प्रोफाइल पढ़ने का तरीका बदल गया। एक मिनट दीजिएगा, अच्छी सी पेन ले लेते हैं। चलिए बढ़िए, हमने पढ़ा सर बजट। हमने बजट में पढ़ा सर कि एक तो होता है सर रेवेन्यू, कि पैसा जो है वो आ रहा है। एक होता है एक्सपेंडिचर, कि पैसा जो है वो जा रहा है। रेवेन्यू में हमने दो पढ़े सर। एक हमने पढ़ा सर रेवेन्यू रेसिप्ट्स, दूसरा हमने पढ़ा सर कैपिटल रेसिप्ट्स। एक्सपेंडिचर में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने एक्सपेंडिचर में? एक्सपेंडिचर में हमने पढ़ा एक होता है स्कीम, दूसरा क्या होता है सर? दूसरा आपका होता है टीयू, ट्रांसफर एस्टेब्लिशमेंट्स एंड अदर्स। चलिए ये आपकी समझ में आ गया। इसके बाद रेवेन्यू में भी हमने पार्ट किए। हमने कहा सर एक है आपका टैक्स, एक है आपका नॉन टैक्स। रेवेन्यू में क्या होता है? कोई लायबिलिटी नहीं है, सरकार को मिल गया पैसा, बस बात खत्म। कैपिटल में क्या है? एक है डेब्ट, उधार हम ले रहे हैं, दूसरा है नॉन डेब्ट। नॉन डेब्ट में क्या होगा? नॉन डेब्ट में हम चीजों को बेचेंगे, ठीक है। एक डेब्ट, एक नॉन डेब्ट। स्कीम में क्या है? एक है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, दूसरी है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। समझ रहे हैं? दो स्कीमें हो गई। ये क्या है? ट्रांसफर, एस्टेब्लिशमेंट और अदर्स। अदर्स में क्या आता है? इंटरेस्ट पेमेंट। अदर्स में क्या आता है? अदर्स में आता है इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, ठीक है। अब हम इसकी जो नंबर्स हैं, एक बार नंबर्स लिख लेते हैं। बजट कितने का था सर? बजट था आपका, बजट जो आपका था, बजट था आपका 34.83 लाख करोड़ का। बजट था आपका, जो बजट था आपका 34.83 लाख करोड़ का। ठीक है। अब ये बटा कैसे था? रेवेन्यू रेसिप्ट्स क्या थी? 17.88 लाख करोड़। 17.88 लाख करोड़ की थी हमारी रेवेन्यू रेसिप्ट्स। कैपिटल रेसिप्ट्स कितनी थी सर आपकी? वो थी 16.95। वो कितनी थी? वो थी 16.95। इसमें से डेप्थ कितना था आपका? 15 लाख करोड़ का। इंपॉर्टेंट ये है, इसमें से डेप्थ कितना था आपका? 15 लाख करोड़ का। टोटल थी 16.95 और नॉन डेप्थ था आपका 1.88। नॉन डेप्थ था 1.88। यहाँ पर टैक्स और नॉन टैक्स कितने थे आपके, ये भी देख लेते हैं। टैक्स थे आपके 15 लाख करोड़, नॉन टैक्स थे आपके 3 लाख करोड़। टैक्स थे आपके, जो टैक्स थे आपके 15 लाख करोड़ और ये था आपका 3 लाख करोड़। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? इसको ऐड किया लगभग इतना आएगा अप्रोक्सीमेट, इन दोनों को ऐड किया लगभग इतना आएगा अप्रोक्सीमेट। फिर हम आते हैं इधर एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर में हमारा जो था खर्चा था टोटल, स्कीम में आया 14.33, ट्रांसफर में आया 21। स्कीम में आया 14.33, ट्रांसफर में आया 21। ठीक है, ट्रांसफर में कितना आया सर? ट्रांसफर में आया 21। ठीक है, अब उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट पेमेंट में कितना दे रहे हैं सर हम? इंटरेस्ट पेमेंट में हम दे रहे हैं 8 लाख करोड़। कितना दे रहे हैं? 8 लाख करोड़। इन दोनों को आप ऐड करेंगे 20, 30, इनको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर? ये लगभग इतना ही आएगा। ठीक है, अब समझिए मेरा मुद्दा। अब जो कॉन्सेप्ट क्या है ना, कॉन्सेप्ट यही समझ में आ रहा है। 34.83 लाख करोड़ का हमारा बजट था, जिसमें से हमारा 15 लाख करोड़ का क्या आ रहा था? लोन। 15 लाख करोड़ का हम लोन ले रहे हैं और 8 लाख करोड़ क्या हो रहा है? 8 लाख करोड़ जो है 8 लाख करोड़, वो हम सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी लोन ले चुके हैं। समझ में आ रहा है? मतलब हम लोन ही इसलिए ले रहे हैं, मतलब हम लोन ही इसलिए ले रहे हैं, आधा लोन तो इसमें से आपका इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। तो समझ रहे हैं, हमारा देश इतने घाटे में चल रहा है, हमारा देश इतने घाटे में चल रहा है कि बजट का जो बल्क पार्ट है, मतलब मान लीजिए हाफ ऑफ दी बजट हो गया 15 लाख करोड़। बजट कितने का है सर? 34.83 लाख करोड़ का बजट है। उसमें से मान लीजिए 15 लाख करोड़ जो है वो आपका क्या है? वो आप हम 15 लाख करोड़ हम सिर्फ लोन ले रहे हैं बजट में। 15 लाख करोड़,
34 लाख में से 15 लाख करोड़ हम लोन ले रहे हैं, और जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो हमारा स्कीम्स में है डिफरेंट, उसमें भी 8 लाख करोड़ क्या है जो हम लोन ले चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं हम उस पर इंटरेस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सर आपको? तो इसलिए कहते हैं किसी भी देश में ज्यादा घाटा नहीं होना चाहिए, घाटा होगा तो आप यही सिचुएशन देखेंगे। और समझिए इस बार तो हमने 15 लाख करोड़ का लोन लिया है, कल अगली बार क्या होगा, इस लोन पे भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगली बार क्या होगा, इस लोन पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो ये इंटरेस्ट जो है बढ़ता ही जाएगा, जब तक हम अपना घाटा कम नहीं करेंगे तब तक जो है इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा। समझ में आया? और मैंने पहले ही कहा था, लगभग अप्रोक्सीमेट आइडिया मान लेते हैं कि 125% ऑफ जीडीपी ये हमारा लोन हो चुका है अभी तक। समझ रहे हैं? और हर एक व्यक्ति पे अगर मैं बात करूं तो कितना, 90 से 1 लाख तक का लोन है हर एक व्यक्ति पे इंडिया के, जो कि 35 करोड़ की आबादी। समझ रहे हैं? तो आई गेस जो ये बजट प्रोफाइल है ये आपको पूरी समझ में आ गई है। आई गेस जो बजट प्रोफाइल है आपको पूरी समझ में आ गई है। ठीक है, अगला टॉपिक हम जो है अगला जो हम पढ़ेंगे डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जिसको समझ में नहीं आया है एक बार दोबारा देखिए, बजट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अभी के लिए गुड बाय।